बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं साकिब सलीम कुरैशी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे वफाकी हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की, बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मुत्तहदा अपोजिशन जमातों से मिलकर बनने वाली हुकूमत की। बात होगी कि महंगाई का जिन जो बोतल से बाहर था साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के दौर में, अब उस जिन को बंद कैसे किया जाएगा, क्योंकि महंगाई का जिन तो आज भी बोतल से बाहर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने हल्फ उठाते ही सबसे पहले तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान किया, पेंशन में इजाफे का ऐलान किया, और आते ही जिस दबंग अंदाज में हमें नजर आए कि तरक्याती मंसूबों के दौरे किए। इस्लामाबाद में मेट्रो बस मंसूबा जो पेशावर रोड से एयरपोर्ट तक 3 साल से ज्यादा अरसे तक तातुल का शिकार रहा, उसे फिल फौर हमने देखा कि ग्रैंड ओपनिंग की गई और आज बिलाखिर वो अपनी सड़कों पर रवा दवा है। साथ ही हमने देखा कि आपने दियामी ढाशे डैम का भी दौरा किया और वहां तरक्याती कामों का जायजा भी लिया है। अब बड़ी जो लोग कुछ हैं बड़ी तनकीद कर रहे हैं कि जाहिर है कि बहुत सा पैसा जो हमने देखा सरकारी खजाने में जो दावे किए गए थे इमरान खान साहब की जानिब से, वो नजर भी आ रहे हैं कि जिस तरह के ऐलानात किए जा रहे हैं, जिस तरह के तरक्याती प्रोजेक्ट्स पे अमल दरामद भी इस वक्त जारी है, जिनके दौरे शहबाज शरीफ साहब ने भी किए हैं, वो भी यकीनी तौर पर इमरान खान हुकूमत के ही कारकर्दगी के सामने हमें नजर आते हैं। प्रोग्राम में बात होगी महंगाई के हवाले से कि स्टेट बैंक को जिस तरह आजादाना पॉलिसी के तहत हमने देखा कि उसे आजाद किया गया ताकि किसी तरह मुल्क में जो माशी अशारिये हैं इसे बेहतर किया जा सके, लेकिन वो माशी अशारिये उस तरह बेहतर नजर आया तो सिर्फ साबिक अदवार में, साबिक हुकूमत के अदवार में जिस तरह वजारत खजाना में तब्दीलियां होते हुए नजर आई कि 3 वज़रा तब्दील किए गए, सबसे पहले असद उमर, उसके बाद हफीज शेख और फिर शौकत तरीन साहब जो आखिरी दौर में रहे। लेकिन क्या कुछ होता रहा इन तमाम वक्तों में, आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से भी बात होगी। इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और बड़े करीबी साथी हैं नवाज शरीफ साहब के, जनाब दानियाल अजीज साहब। दानियाल साहब बहुत शुक्रिया आपका। दादा फरमाइएगा कि देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो महंगाई का जन है वो बोतल से बाहर है, और महंगाई क्योंकि कहा जाता है कि ये सवाबिद इख्तियार है एडमिनिस्ट्रेशंस का, और जब सूबों की बात करते हैं तो सूबों ने महंगाई कंट्रोल करनी है, वफाक ने अपना किरदार अदा करना है। तो ऐसे में स्टेट बैंक का बड़ा अहम किरदार था और हमने देखा कि मॉनेटरी पॉलिसीज को बहुत बार टाइट किया गया। इतनी टाइटनिंग पॉलिसी के बाद शरह सूद में इजाफा भी किया गया, लेकिन इसकी खातिर का जो नताइज आने थे वो नजर नहीं आए। आपने एक ब्रीफ रिपोर्ट भी दी शहबाज शरीफ साहब को भी, तो फरमाइएगा कि हकीकत क्या है। पहले जी आपको ये बात समझने की है कि ये महंगाई बढ़ाना या कम करना ये एन गवर्नमेंट के इख्तियार में है, और जब से ये नया स्टेट बैंक का एक्ट आया है ये अब स्टेट बैंक का पाकिस्तान की जिम्मेदारी बन चुकी है। बल्कि उनकी वाहिद ये जिम्मेदारी है उत्तम कि आपने सिर्फ ये काम करना है कि महंगाई को आपने स्टेबल रखना है, और उसमें जो डेफिनेशंस है उसमें ये लिखा हुआ है कि इन अकॉर्डेंस विद द गाइडेंस गिवन बाय गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का जो बजट पास हुआ था जहां तक मुझे याद है उसमें 6% था जो इस साल का टारगेट था, लेकिन स्टेट बैंक ने आज खुद उसको 7 to 9 रेंज डिक्लेयर कर दिया। अब ये कहाँ लिखा हुआ है कि उसको इग्नोर करके पार्लियामेंट की बात के आप खुद ही रेंज बना लें, और 7 to 9 का रेंज क्यों है? अगर 6% था तो आप 6 to 8 का रेंज करते ताकि आप वापस आते, जानबूझ के उसको आगे कर दिया। अभी रिसेंटली जब ये 9% अक्टूबर में तजावुज हुआ है सीपीआई का, तो इस सारे दौरान जब लोग बिलक उठे थे कि हम मर गए हैं महंगाई से, उस वक्त आप कोई भी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट रिपोर्ट पढ़ लें जो क्वार्टरली आती है, उसमें लिखा हुआ है कि हम मुतमिन हैं, हम मुतमिन हैं, हम मुतमिन हैं, हम मुतमिन हैं। ये क्यों मुतमिन थे? ये इसलिए मुतमिन थे क्योंकि आधे दामों ये पाकिस्तान की एक मखसूस मखलूक को पैसा बांट रहे थे तोहफे में, नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट पे। नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट वो होता है जो कि महंगाई की शरह अगर आप इंटरेस्ट रेट की नॉमिनल शरह में से निकाल दें और अगर वो मनफी आए तो वो मुफ्त से भी सस्ता पैसा होता है। यानी अगर आप सिर्फ, माफ करना मैं ये मिसाल इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर आप सिर्फ घड़ियां खरीद के अलमारी में रखते तो फिर भी आप महीने बाद अगर बेचेंगे तो आप पैसे कमाएंगे। मतलब कोई काम करने की जरूरत नहीं है आपको। आप जमीन का प्लॉट, कोई भी रियल एसेट आप खरीदें, गाड़ी खरीदें, तो उसको आप महीने बाद बेचें तो नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट का ये मतलब होता है कि आपने, आपकी महंगाई जो है वो आपके जो पैसे कर्ज अदा करने की जो किस्त है वो उससे तेज है, लिहाजा आपने पैसे बनाने। सो कहने का मकसद ये है कि खुदारा अवाम को बेवकूफ बनाना छोड़ दें। अब ये देखें, आज मैं पढ़ रहा था 12.7% हो गई है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। बिल्कुल ऐसे। तो अब ये क्या कहेंगे कि जी वो 13 से 15% कर दी हमने महंगाई की टारगेट जो है। यानी स्टेट बैंक एक्ट में ये लिखा है कि आप इसको नीचे लाएंगे, ठीक है, और आप बतदरीज बगैर किसी अप्रूवल के, बगैर किसी अथॉरिटी के आज खुद इसको बढ़ाए चले जा रहे हैं। और साथ आपने एक दुकान रचाई हुई है
کبھی آپ کامیاب جوان کے لیے سستے داموں پیسے دے رہے ہیں, کبھی آپ کہہ رہے ہیں گھروں کے لیے سستے داموں پیسے دے رہے ہیں, کبھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے, ہم نے انرجی میں سستے داموں پیسے دے دیے. یعنی ٹھیک ہے دانیال صاحب, اسٹیٹ بینک یہاں پر تحفے بانٹنے کے لیے بیٹھا ہوا. ٹھیک ہے دانیال صاحب, جیسے آپ نے کہا کہ اسٹیٹ بینک یہاں پہ تحفے بانٹنے کے لیے بیچے, 3 سال پھر 3.5 سال کی کارکردگی کے گزشتہ حکومت کی دیکھیں تو اسٹیٹ بینک کو جس طرح آزاد کیا گیا, اور جیسے بار بار آپ نے کہا کہ اسٹیٹ بینک کا جو اپنا ایک ایکٹ ہے جیسے ہم انفلیشن کی بات ہم کرتے ہیں, ہم بات کرتے ہیں افراط زر, جس طرح بڑھایا گیا, اور ابھی آپ نے بتایا کہ 12 سے اوپر جا چکا ہے, 12.7% یہ موجود ہے. اب شرح سود بھی ہم نے دیکھا کہ پچھلی دفعہ تقریباً 200-250 بیسس پوائنٹ بڑھایا گیا ہے. تو ان سب میں اسٹیٹ بینک کا کردار پھر آخر کیا رہا؟ جو 3-3.5 سال جو یہ وزارت خزانہ میں جو وزیر خزانہ آ کے بیٹھے رہے, وہ کیا کرتے رہے ہیں؟ کیا وہ بالکل خاموش تھے, معصوم تھے, آنکھیں بند کی ہوئی تھی؟ جیسے آپ نے کہا کہ کامیاب جوان پروگرام میں ہی پیسے بانٹے گئے, تقریباً 426 ارب روپیہ تو لوگوں میں بانٹا گیا, سوری معذرت کے ساتھ 1.8 بلین ڈالر جو ہے وہ بانٹے گئے ہیں. تو یہ پیسہ جب آ رہا تھا اور جس طرح بانٹا جا رہا تھا, تو اسٹیٹ بینک کیا کر رہا تھا؟ کیونکہ اس کی تو بنیادی ذمہ داری تھی اس وقت مہنگائی کو کم کرنا, جیسے آپ نے کہا کہ یہ حکومت کی اہم ذمہ داری ہوتی ہے. کہ دیکھیں پہلے تو یہ بیوقوف بناتے تھے لوگوں کو کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنا صفائی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے, اور بےچارے ہمارے انڈیپینڈنٹ میڈیا کے جو ہے نجی چینلز کے بچیاں بچے کیمرے لے کے مائک لے کے, یہ دیکھیں ہم چینی کی گودام میں اتر رہے ہیں, بتی آن ہے, اور یہ دیکھیں ذخیرہ اندوزی پکڑ لی ہمیں. وہ 3 سال ہو گئے سنتے ہوئے, ذخیرہ اندوزی ابھی تک پکڑی نہیں گئی آپ سے. یہ سارا کا سارا جھوٹ ہے. نہیں ہے جو اینٹی ہورڈنگ اور پرائس کنٹرول ایکٹ ہے, یہ 1977 کے آخری دنوں میں بنا تھا بھٹو صاحب کی حکومت میں, آخری 2 ماہ میں. اور اس وقت یہ انڈسٹریز کا ٹریڈ انڈسٹریز نیشنلائزیشن کی وجہ سے ان کے خلاف ہو چکے تھے, اور ان کا یہ زوم تھا, خیال تھا کہ یہ لوگ جو ہے میرے خلاف سازش کر رہے ہیں اور مہنگائی جان بوجھ کے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن چلیں مہنگائی کی آپ نے بات بھی کی, آپ نے پرائس کنٹرول ایکٹ کی بات بھی کی ہے. بھٹو صاحب کے یہ 1977 میں ظاہر ہے یہ بنایا گیا تھا, اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا, میں اپنے ناظرین کو بتا چلوں کہ اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ ان لوگوں کو کٹہرے میں لایا جائے, اس طرح کے مافیاز کو توڑا جائے, اس طرح کے بلاکس کو توڑا جائے جنہوں نے اس طرح کے کارٹل بنا کے ملک میں مصنوعی طور پر مہنگائی بنائی ہوئی ہے. اب کیونکہ جب ہم پارلیمانی ایکٹ کی بات کرتے ہیں, اسٹیٹ بینک ایکٹ کی بات کرتے ہیں, جس طرح عمران خان کی حکومت میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بڑی آزادانہ پالیسی کی بار بار بات کی ہے, بڑے بڑے دعوے انہوں نے کیے ہیں, کچھ پہ عمل درآمد نظر بھی آیا ہے. لیکن جب بات ہوتی ہے انفلیشن کنٹرول کرنے کی, تو اس کا سارا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے ایڈمنسٹریشن کی جانب میں. ایسے میں آئی ایم ایف کے ساتھ ہونے والے معاہدے, ان کے کیا حقائق ہیں؟ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدے کیے گئے تھے, اس میں کیا بتایا گیا, عوام سے کیا چھپایا گیا؟ کہ یقینی طور پر دانیال صاحب فرمائیے گا کہ آپ کی حکومتیں بھی گزری ہیں, اور ہر حکومت نے دیکھا کہ مہنگائی کا جن بوتل سے باہر رہتا ہے, اور شہباز شریف صاحب بھی بڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں چھاپے مار کارروائیوں میں, اور یقینی طور پر سستے بازاروں کی بات کی جاتی ہے اتوار بازاروں کی, جو ہمیں گزشتہ حکومت میں بھی نظر آیا. عمران خان صاحب نے بھی اسی پروگرام پر عمل درآمد کیا ہے. لیکن کیا آئی ایم ایف کو آپ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے کتنے سستے بازار لگائے, کتنے اتوار بازار لگائے, کیسے مہنگائی کنٹرول ہو رہی ہے؟ تو یقینی طور پر جو آئی ایم ایف سے شرائط آ رہے ہیں, انہیں کیسے قابو کیا جا رہا ہے؟ پھر وائنڈ اپ کیسے کیا؟ وہ 1 سال کا پروگرام تھا, اس میں میرے خیال میں یہ غلط بیانی کرتے ہیں, کیونکہ اس میں ہوا یہ تھا, یہ وائنڈ اپ نہیں کیا گیا. اچھا, پہلے یہ آفر کیا گیا کہ کووڈ کے دوران جن لوگوں نے یہ کیا ان کے لیے کیا, پھر 5% اور وائڈن سکوپ کر دیا 5% کر کے کہ کووڈ سے پہلے بھی کوئی تھا, کیونکہ انہوں نے بول پڑنا تھا کہ یہ کیا تماشا ہے. تو انہوں نے سارے جو بھی بولنے والے تھے, حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ بیچاری انتظامیہ جو ہے, ہمارے ایم این اے ایم پی اے بیچاروں کو انہوں نے کہا ہوا کہ اتوار بازار کی چیکنگ آپ کیا کریں. ٹھیک ہے, جبکہ پیچھے سے پیسے یہ پمپ کر رہے ہیں 678 خاندانوں کو, جس کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے. تو یہ تماشا بند ہونا چاہیے پاکستان میں. تو کب ہوگا؟ ریویو رپورٹس پڑھ کے دیکھ لیں, اس میں لکھا ہوا ہے پاکستان اتھارٹیز, وہ سائنڈ ہے فائنانس منسٹر اور اسٹیٹ بینک گورنر سے. آپ دیکھیں وہاں پر وہ یہ بتاتے ہیں آئی ایم ایف کو کہ ہم ڈی سی کے چھاپے پڑھا دیں گے, کہ ہم جو ہے بازار میں جو ہے یہ ذخیرہ اندوزی پکڑ لیں گے. یہ جھوٹ بولتے ہیں. ادھر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیسے کنٹرول کرنا پڑے, ذرا ادھر کیوں وہ ایک سٹوری دیتے ہیں عوام کو دوسری سے, کیونکہ یہ چھپانا, یہ انتظامیہ اور ان خاص ایک طبقے کے ساتھ ایک کٹ جوڑ ہے جس کے ذریعے سے پالیسیز بنتی ہیں, اور یہاں پر 60 لاکھ روپے کی جو $9,000 کی گاڑی ہے وہ ہمیں خریدنی پڑتی ہے. چلیں, یہ آپ اپنی جگہ ٹھیک بات کہہ رہے ہیں, لیکن ایک سوال یہاں پہ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ بنتا ہے. سستے بازاروں کی آپ نے بات کی, میں نے بھی اب سوال یہی کیا تھا کہ ظاہر شہباز شریف صاحب بھی بڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں انہی سارے معاملات میں. پنجاب میں جب وہ خادم پنجاب کے عہدے پر فائز رہے, تو وہاں ہم نے دیکھا کہ اتوار بازاروں کے دورے کرنا, سستے بازاروں کے دورے کرنا, پنجاب سستا فروٹ, پنجاب سستی سبزی, اس طرح کی چیزیں نظر آتی رہی ہیں. تو یہ کام تو ایڈمنسٹریشن کا ہے کہ ایڈمنسٹریشن نے چیزوں کو کنٹرول کرنا
करना जिसके लिए एसी और डीसी मौजूद हैं। लेकिन हुकूमत की जब बात करते हैं, आपने आईएमएफ की बात की, आपने आईएमएफ की कंडीशंस की बात की है, तो फिर हुकूमतें अपने लेफ्ट राइट क्यों हो जाती हैं? इमरान खान साहब की हुकूमत पर जितनी तनकीद आप लोग कर रहे हैं वो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन अब ये जिम्मेदारी आपकी है, आपकी हुकूमत ने करना है। अब वफाक में आपकी हुकूमत है, सिंध में आपके इत्तेहादियों की हुकूमत है, बलूचिस्तान में आप कोशिश कर रहे हैं, पंजाब में आप कोशिश कर रहे हैं, तो सूरत हाल तो यही नजर आ रही है कि वफाक इस वक्त मेन टारगेट है और वफाक ने चीजों को कंट्रोल करना है। डॉलर के प्राइसेस आपके सामने हैं, ये चीजें कब कंट्रोल होंगी और कब तक इस तरह के मैनेजमेंट प्लान्स को तब्दील नहीं किया जाएगा? जैसे आपने कहा कि अब इनको तब्दील होने की जरूरत है, तो कब, किस तरह और कैसे इन पर अमल दरामद किया जाएगा? दो बातें, एक तो इसके बरक्स मैं समझता हूँ कि वक्त के साथ बिल्कुल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो गवर्नमेंट थी वो समझ गई थी ये बात, और वो सप्लाई साइड के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया। ठीक है, यानी सस्ते बाजार और ये थोक के हिसाब से आइटम्स खरीद के जो भी कुछ उसमें डिस्काउंट मिल सकती थी वो पास ऑन करने की कोशिश करते रहे, और इसी तरह से बेशुमार गवर्नमेंट्स ने यूटिलिटी स्टोर्स की बात की है। लेकिन ये अब समझ आ जानी चाहिए कि ओवरऑल जब आप देखें बड़े पैमाने में तो ये सोल्यूशन नहीं है, ये वक्ती तौर पर एक पैच वर्क है जो असल में चाहे आप उसको लंगर खाना कह लें, चाहे आप जो मर्जी कह लें, ये मामले का हल नहीं है। जो आपने सवाल पूछा ये बड़ा अहम है, मैं उस पर आना चाहता हूँ। हमारी गुफ्तगू नहीं हो सकी रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइसेस। एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइसेस वो है जो ज्यादातर एनर्जी की प्राइसेस हैं, जिसमें गैस, बिजली, ये एलपीजी जो सिलेंडर होता है हमारे देहातों में इस्तेमाल होता है। इसमें जो सान्या हुआ है वो ये है कि जो ये बाबर साहब को निकाला गया, बिल्कुल, उससे जो हमारी सस्ती बिजली बनती थी, जो शायद खान अब्बासी साहब कह के बचा एग्रीमेंट्स हुए थे कि मैंने आपको इतने पैसे बचा के दिए, वो अब आपको नजर आ रहा है। ये जो आपको 4 रुपए 83 पैसा का भी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट आपको नजर आई आपके बिलों में, कल जो नेपरा ने अप्रूव की है, ये कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने नहीं बढ़ाया, ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। जो फ्यूल के ऊपर जो एक्सपेंस होता है वो आप एडजस्ट करते हैं बिलों में। और इसमें ये क्यों बढ़ा है? क्योंकि ये फ्यूल ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सबसे महंगा ऑयल है वो क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि ये एलएनजी नहीं मंगवा सके। और आप हैरान होंगे कि पहली दफा शायद उनकी भी कोई थोड़ी स्पाइन पैदा हुई है, एक सिंध के जो मेंबर हैं, सिंध प्रोविंस के जो मेंबर हैं नेपरा के, उन्होंने एक नोट लिखा है, उस पे ऊपर जो इख्तलाफी नोट है, जिसमें उन्होंने ये सारी बात बताई है कि अगर एलएनजी टाइम से मंगवाई जाती, अगर ये धंधा ना किया जाता, फ्यूल ऑयल के साथ मिल के बैठ के ये महंगी बिजली ना बनाता, क्योंकि पूरा माफिया है जो फ्यूल ऑयल बेचता है, और वो अच्छे दिनों में जब एलएनजी होती भी है फिर भी वो साल में दाल लगा जाते हैं आपको 2-4 महीने का जो है, इतने ये तेज है। और ये नॉन क्रिमिनल्स हैं जो ये काम करते हैं। मैं कई दफा नेपरा जाकर खुद रिप्रेजेंटेशन दी है कि ये क्या तमाशा है, और फिर बजाय कि उनको फाइन करने के या उनको, ये सारा अनफॉर्चुनेटली जो है बुरी बात। तो ये एक चीज। दूसरी चीज पेट्रोल की मत, अब आप सुन रहे हैं कितनी बातें। ये जो 2 मदों में इमरान खान साहब ये करके गए थे, ये जानबूझ के एक सस्ती शोहरत करने के लिए चलेंगे। सस्ती शोहरत तो ये दानियल साहब मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, आप ठीक कह रहे हैं, ये चीजें ठीक है कि चलें, उनको थोड़ा सा आपको हुकूमत को परेशानी करने वाली बात थी। लेकिन सवाल तो यहाँ पे फिर यही पैदा हो रहा है कि जैसे आपने कहा कि ये क्रिमिनल इश्यूज हैं, तो ऐसे में तो फिर स्टेट बैंक वाज़ेह तौर पर जो गवर्नर स्टेट बैंक है रजा बाकर साहब, ये तो प्राइमरी उनकी जिम्मेदारी, फिर बार बार जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं तो फिर उनकी जिम्मेदारी हमें नजर आती है कि हुकूमत की पॉलिसीज तो अपनी जगह पर है, लेकिन स्टेट बैंक का जो अपना किरदार था वो यकीनी तौर पर इस पर अमल दरामद कराने में नाकाम रहा है। तो फिर इदारों के खिलाफ जब कार्रवाई की बातें की जाती हैं या इदारों में बैठे हुए एडमिनिस्ट्रेटिव डेजिग्नेशन पर कार्रवाई की बातें की जाती है, तो फिर रिलीफ भी उनको आप लोगों की जानिब से या दीगर सियासी जमातों की जानिब से दिया जाता है। तो स्टेट बैंक के जो गवर्नर हैं, जिनका ये बुनियादी काम था कि महंगाई को कंट्रोल करना है, जिस तरह के पैसे जारी किए गए, जिनका आपने एग्जांपल्स भी कोट की हैं, वो कि तरीके इंसाफ के अपने हकाइक हैं, अपने दावे हैं कि उन्होंने आवाम को किस तरह रिलीफ दी है। लेकिन जो बात आप बता रहे हैं, जो बार बार आप इशारा कर रहे हैं, क्योंकि मैंने खुद भी कहा कि स्टेट बैंक को जिस तरह आजाद किया गया, उसकी पॉलिसीज को आजाद किया गया है, इस आजाद पॉलिसी पर हमने डॉलर का जो रेट है वो भी हमने देखा कि बहुत नुकसान पाकिस्तान की मईशत को हुआ। साथ फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की आपने बात की है, ठीक इसी तरह जब इन्फ्लेशन रेट की बात करते हैं जो कि डबल डिजिट में, और आपने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई की भी बात की है, तो ये जिम्मेदारी तो बार बार फिर गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर की हो रही है। कुछ अर्से पहले मेरी उनसे एक मुलाकात हुई थी, उसमें उन्होंने भी ये कहा था कि जब हमने सवाल उनसे किया कि आपने तकरीबन 1.8 बिलियन डॉलर जो है वो जारी किए हैं, और जो मुस्तकिल हमें नजर आए कि आपने लोगों को रिलीफ देने के लिए हुकूमत की जानिब से दिए हैं, प्रोवाइड किए हैं, तो उन्होंने कहा जी ये पैसा तुमने वापस भी ले लिया हुआ है। तो जैसे आपने पहले भी कहा कि ये इतना आसान नहीं था, तो फिर गवर्नर स्टेट बैंक जो इस वक्त मेन डेजिग्नेशन पर बैठे हैं, गोया कि अब हुकूमत चली गई तो शायद वो भी अपनी वापसी का रास्ता इख्तियार करें, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे या फिर स्टेट बैंक के लिए क्या पॉलिसी बनाई जा रही है? लोग तो ये समझे बैठे थे कि स्टेट बैंक अब आजाद हो गया तो ये प्राइस कंट्रोल ऐसे करेगा कि चाहे जिधर भी जाए उनकी तलवार वो चलती जाएगी और आवाम को बचाएंगे। इसका बिल्कुल बरक्स हो रहा है।
लॉबीज जो आर्ग्यू कर रही थी कि इनको आजादी ना दी जाए, वो तो इसलिए कर रहे थे कि शायद ये को कड़े फैसले करेंगे। ये तो वहाँ सिंध क्लब में और गोल्फ कोर्स से तो माशाल्लाह हम उतरते ही नहीं है, और वहाँ जो यारी दोस्ती है उनको हम नवाज। और दूसरी बात ये है कि जब आप तजावज कर जाते हैं गाइडेंस से, तो उसमें वापस आने में आप कितनी देर लगाएंगे? 10 साल लगा देंगे, या हम चलते चले जाएंगे कि बढ़ता जाए तो खैर है, कोई नहीं ना। उसमें हर एक्ट में ऑफेंसेस होते हैं तकरीबन, तो उसमें ऑफेंसेस होने चाहिए कि भाई अगर आप ये करेंगे, लातादाद दोस्तों को आप नवाजने के लिए पाकिस्तान में महंगाई रचाते चले जाएंगे। जब आपकी जिम्मेदारी बरक्स है तो फिर आपको हथकड़ियां लगेंगी। अच्छा, यानी आप ये इशारा भी दे रहे हैं कि हथकड़ी भी लगने के चांसेस हैं। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा कर्जों के हवाले से भी, क्योंकि बड़ी डिटेल में गुफ्तगू ऑलरेडी हो चुकी है। जब कर्जों की बात की जाती है तो सबसे ज्यादा कर्जे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने अदवार में लिए थे। अब कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने अपने दौर में कर्जे बहुत ज्यादा लिए हैं। IMF के पास जाने में यकीनी तौर पर इमरान खान साहब ने ताखीर की, और शुरू के दिनों में उन्होंने पहले ही कहा कि हम दोस्त ममालिक से कर्जे लेंगे, हम दोस्त ममालिक की फंडिंग के साथ आगे काम चलेगा। अब सऊदी अरब, शहबाज शरीफ साहब का दौरा हमें नजर आ रहा है कि उनको भी सऊदी अरब जाना है। तो अब ये जरा फरमा दीजिएगा कि एक तरफ तो दोस्त ममालिक से कर्जे लेने के दावे किए गए थे, तकरीबन 300 बिलियन रुपए का जो है पहले हमने देखा कि सऊदी अरब ने ऐलान किया, फिर उसके बाद 100 बिलियन उन्होंने वैसे हमें दिया कि आप लेट किस्तों में से वापस कर सकते हैं। तो फरमाइएगा अब होगा क्या ताखीरी अरबे की अगर हम बात की जाए तो IMF के साथ अब आपने कंडीशंस तय करनी है, आपकी हुकूमत ने कंडीशंस तय करनी है। तो इमरान खान साहब IMF के पास लेट गए, उसका फायदा क्या हुआ और नुकसान क्या हुआ है? ख्याल में एक बात तो बहुत अहम है और ये बार बार दोहराने की है। उसकी वजह ये है कि इमरान खान साहब ने जब वे पहले मरतबा हुकूमत में आए तो अपनी जिद के जरिए इन्होंने कहा कि मैंने IMF के पास नहीं जाना। तो तकरीबन 10 माह इन्होंने जाया कर दे ये कह के कि हम अपने दोस्त मुल्कों से पैसे जमा करेंगे। ऐसे उन्होंने उस वक्त जो दावा किया था वो 16 अरब का था, जो कि करीबन पाकिस्तान को चाहिए थे, जबकि IMF के साथ बात जो है 12.6 अरब डॉलर की चल रही थी। मैं बात करूं सितंबर की, आप बेशक उसको चेक कर लें। तो इन्होंने जब पैसे जमा करने शुरू किए तो उनको चाइना से 5% पे, कहीं से 3.8 या 4% पे, कहीं से 5.5% पे ये पैसे इनको मिले मुख्तलिफ ममालिक से जमा करके। ये शायद 6 कुछ अरब डॉलर बने थे, और ये साफ नजर आ गया था कि इनको आगे इसमें चलने का नहीं है। तो फिर इनको वो सारे का सारा प्रोग्राम रद्दी करना पड़ा, अपना फाइनेंस मिनिस्टर निकालना पड़ा। उसमें अगर आप देखें तो वो जो IMF का कर्जा है वो तो तकरीबन मुफ्त है। तो वो जो किस्तें हम दे रहे हैं अरबों डॉलर पे, वो माशाल्लाह इनके नखरों की वजह से हम दे रहे हैं, पूरी कौम पिस रही है, क्योंकि हर साल आपका इंटरेस्ट बिल बढ़ गया, क्योंकि लाडला नाराज था कि मैंने IMF के पास नहीं जाना, तो खुदकुशी का शीशा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा दानियाल अजीज हमारे साथ मौजूद थे, और दानियाल साहब ने जैसे वाज़ेह तौर पर सारी जिम्मेदारी आयद की है गुज़िश्ता हुकूमत की पॉलिसीज़ के ऊपर, बिलखुसूस स्टेट बैंक के जो गवर्नर हैं रजा बाकर साहब, उनके ऊपर जिम्मेदारी आयद की है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो इन्फ्लेशन है, जो बोतल से जिन इस वक्त बाहर घूम रहा है, इसकी बुनियादी और अहम वजह और अहम जिम्मेदार गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर साहब हैं कि जिन्होंने उन पॉलिसी पर इस तरह इस्तेमाल नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था। मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग की जब भी बात की है तो यकीनी तौर पर इसका फायदा दानियाल साहब ने कहा कि अपने दोस्तों को पहुंचाया गया है, अपने दोस्तों को इसके फायदे दिए गए, जिसकी वजह से इस मुल्क को खसारा दिया गया, इस मुल्क को महंगाई के नीचे दबाया गया है, जिसकी आज अवाम परेशानियां भुगत रही है। लंगर खाने और दूसरे दीगर जो प्रोजेक्ट्स उनकी उन्होंने बात की, तनकीद करते उन्होंने यही कहा है कि यकीनी तौर पर इस तरह के मंसूबों से पाकिस्तान की तरक्की नहीं हो सकती, ना ही पाकिस्तान खुशहाल हो सकता है। अब देखना यह है कि आइंदा आने वाले दिनों में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब क्या किरदार अदा करेंगे, किस तरह महंगाई के जिनको काबू करेंगे, ये एक बार फिर पहले की तरह उन तमाम छापे, इस्तवार बाजार, सस्ते बाजारों का दौरा करेंगे, और फिर अवाम को अगर मिलेगा तो सिर्फ सस्ती शोहरत और इश्तिहारी मुहिम। इसके अलावा क्या हुकूमत कर पाएगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।